कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग सीडीपी सीटेट के की कक्षा में हैं और बाल मनोविज्ञान की इस कक्षा में हम लोग अधिगम को देख रहे थे। अधिगम के सिद्धांत के तहत जो विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया उसे भी आपको ध्यान में रखना है परीक्षा की दृष्टि से। इसी क्रम में बीएस स्नीकर, पियाजे, इन सब के योगदानों को हमें एक एक करके देखना है। तो आज की कक्षा का हमारा सेंट्रल थीम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इस पर हमें नजर रखनी है। स्किनर, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग स्किनर का ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये क्या है? तो सबसे पहले तो यही जानना है कि यह सिद्धांत दिया किसने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का? तो स्किनर ने दिया। यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया। तो स्किनर को याद रखिएगा कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्किनर ने इस सिद्धांत को दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा बल अनुक्रिया पे दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा बल अनुक्रिया पे दिया, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि अधिगम के सिद्धांत के तहत अनुबंध के सिद्धांत के अनुबंध के अधिगम के सिद्धांत के तहत अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया, और इस कड़ी में सबसे अधिक बल रिस्पांस या अनुक्रिया पे दिया। और इस कड़ी में सबसे अधिक बल रिस्पांस या अनुक्रिया पर दिया। ठीक है। उल्लेखनीय है कि स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहे और उसके बाद कबूतर पर किया। उल्लेखनीय है कि स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहा और उसके बाद कबूतर पे किया। इसको लिख लेना, लेकिन समझने के दृष्टि से इस पूरे दृष्टांत को एक बार पढ़ेंगे, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में एक चूहा को बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था और उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तभी खाना आ जाता था उस छिद्र के द्वारा। इसी क्रम में जब चूहे को भूख लगती थी तो इधर उधर वो बॉक्स में घूमने लगता था, और उस घूमने के करीब में अचानक उसका पैर लीवर में लग जाता और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ जाता। अब इस क्रिया को वो दोहराने लगा, उसको खाना दोबारा आने लगा। स्पष्टतः चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता, और इसी क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। ठीक है। और इसे ही हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहें। चूहे के दृष्टांत को कहानी के रूप में आपने समझ लिया होगा। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले रिस्पांस होती है, उसके बाद स्टिमुलेशन होता है, उद्दीपन। इसके बाद उद्दीपन होती है, स्टिमुलेशन होता है। जैसे रीइंफोर्समेंट, जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे वो अनुक्रिया करने लगता है, और उसका लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है। सीखने की इस अनुक्रिया में पुनर्वलन का विशेष महत्व है। तो एक और शब्द आता है कि सीखने की एक प्रक्रिया में पुनर्वलन का विशेष महत्व होता है।
तो ध्यान रखिए, अनुक्रिया, उद्दीपन, पुनर्वलन। अब ये पुनर्वलन क्या होता है? पुनर्वलन होता है कि जिस उद्दीपन से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, लिख लेंगे पुनर्वलन नोट, जिस उद्दीपन से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है उसे पुनर्वलन कहते हैं। जैसे जिस उद्दीपन से पुनर्वलन की संभावना बढ़ जाती है उसे पुनर्वलन कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा कम पढ़ता है तो माता पिता उसे प्रलोभन देता है कि बेटा इस बार यदि पास कर लोगे अच्छे श्रेणी में, अच्छे अंक लाओगे तो मोबाइल या साइकिल खरीद के दूंगा, टॉफी का बड़ा पैकेट दूंगा। तो उसमें क्या होगा? इसी को कहते हैं रीइंफोर्समेंट। और बच्चा इसके बाद खूब पढ़ने लगता है इस आशा से कि उसको मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल और साइकिल मिलेगा, हीरो साइकिल मिलेगा। चलो ठीक है, अब ये पुनर्वलन को आपने समझ लिया। पुनर्वलन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकारात्मक जो ज्यादा प्रभावी होता है, सकारात्मक ज्यादा प्रभावी होता है, एक होता है नकारात्मक, ये कम प्रभावी होता है। सकारात्मक क्या है? भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये आपका सकारात्मक पुनर्वलन है। और नकारात्मक है दंड देना, मना कर देना या डांटना, फटकारना। ठीक है, तो ये निगेटिव है। स्वाभाविक है कि प्राणी को जब सकारात्मक पुनर्वलन मिलता है तो प्राणी क्रिया को ज्यादा दोहराता है। उसको रहेगा कि नौकरी में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो उस पर वो अच्छा से काम करेगा। प्रशंसा मिलती है तो उसका रीइंफोर्समेंट बढ़ता है। लेकिन यदि उसको नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। इसलिए मैंने लिखा कि यह अधिक प्रभावी होता है और नकारात्मक पुनर्वलन कम प्रभावी होता है। तो लिख देंगे पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्वलन के तहत भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि आता है। सकारात्मक पुनर्वलन के तहत भोजन, पानी, नौकरी इत्यादि आता है, जबकि नकारात्मक पुनर्वलन के तहत दंड देना, मना करना या डांटना आती है और यह कम प्रभावी होती है। और प्राणी क्रिया को दोहराता नहीं है। नेक्स्ट, पुनर्वलन अनुसूची। ये पुनर्वलन अनुसूची क्या है? यह दो प्रकार की होती है, सतत पुनर्वलन अनुसूची होती है और एक आंशिक होती है। सतत पुनर्वलन सूची होती है कि जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है और बच्चों को हर समस्या के हल करने पर उसको तारीफ मिलती है। ये हुआ सतत, मतलब रेगुलर प्रशंसा। ठीक है। आंशिक पुनर्वलन होता है कि हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। अर्थात सभी समस्या को हल करने की जगह कुछ ही समस्या को हल करने पर तारीफ मिलती। लिखेंगे सकारात्मक पुनर्वलन, सतत पुनर्वलन के तहत बच्चों को समस्या हल करने पे लगातार तारीफ दिया जाना, जबकि आंशिक पुनर्वलन पर, जबकि दूसरा प्रकार है आंशिक पुनर्वलन पर सभी सवालों की जगह कुछ ही सवालों पर तारीफ करना, कुछ ही सवालों पर तारीफ करना, कुछ ही सवालों पर तारीफ करना। बस यही था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें आपने सबसे पहले अनुक्रिया को देखा और अनुक्रिया की कड़ी में रिस्पांस जिसको कहें, और रिस्पांस उद्दीपन को बढ़ाता है और उसको पुनर्वलन मिलता है।
पुनर्बलन के विषय में फिर मैंने कहा कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें स्टिमुलेशन देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि जैसे पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए माता पिता बच्चों को कुछ प्रलोभन देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक में भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा इत्यादि जो अधिक प्रभावी होते हैं और लंबे समय तक उसमें सुधार होती रहती है। नकारात्मक पुनर्बलन से बच्चों में अधिक सुधार नहीं होती है, क्योंकि इसको दंड मिलता है, डांट फटकार मिलती है, अंत में वो उसका वादी हो जाता है और कुछ करने की उसमें इच्छा शक्ति नहीं रहती। इसलिए कहा भी जाता है कि बच्चों की पिटाई कम से कम होनी चाहिए, बच्चों को कम से कम डांट पिलानी चाहिए, कम से कम दंड देनी चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हर समस्याओं को हल करने के लिए आप ऐसा माहौल परिवेश दें कि वो हमेशा स्टिमुलेशन में रहे और वो आगे बढ़ता रहे। तो यही मूल बिंदु है। और फिर पुनर्बलन की सूची है, दो सूची होती है, एक सतत होती है, और सतत सूची में जब बच्चे को हर समस्या के समाधान पर उसको लगातार तारीफ दी जाती है कि आंशिक में कुछ ही समस्याओं के समाधान पर तारीफ दी जाती है। यही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या हमने आज आपके समक्ष की। अधिगम के सिद्धांत के तहत अन्य सिद्धांत भी हैं, जिसको हम लोग अगले कक्षा में आपके समक्ष लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।